हाँ जी बच्चे, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर को आगे लेके चल रहे हैं, ठीक है। और आज इसको कंप्लीट कर लेंगे। ज़्यादा कुछ बचा नहीं है इसके अंदर, क्वेश्चंस कराने मेरे को आपको, ठीक है। कंप्लीट कर लेंगे इसको आज। तो मैं आपको एक क्वेश्चन से शुरू कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता देता हूँ बच्चे। क्वेश्चन नंबर आप 53 निकालो। क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 53, ये देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 53 आपका ये रहा। तो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ बच्चे, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है। फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कैश बुक ऑफ दिल्ली चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है जी। तो कैश बुक से हमने क्या बनाया है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अच्छा, आज की क्लास में मैं आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में डिफरेंस भी बताऊंगा, ठीक है बच्चे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो कैश बुक की समरी होती है, सिमिलर टू कैश बुक। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या चीज़ होती है बच्चे, सिमिलर टू कैश बुक। जैसे हम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं वैसे ही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी प्रिपेयर करते हैं, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो वो डिफरेंस के ऊपर हम आज बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप बस इतनी सी बात समझो, हमारा करंट ईयर कौन सा है, 31 मार्च 2020, इसका मतलब 1920, ठीक है। चैरिटेबल ट्रस्ट है, आपको रिसिप्ट दे रखी सारी की सारी और पेमेंट दी हुई है सारी। आप नीचे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है एज ऑन दैट डेट आफ्टर फॉलोइंग एडजस्टमेंट। तो ये सारी एडजस्टमेंट है बच्चे आपकी। पहली एडजस्टमेंट बता रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड फॉर द इंश्योरेंस टेकन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019। अच्छा, तो हमने 1 जुलाई 2019 को हमने एक पॉलिसी ली है जिसका प्रीमियम हम पे कर चुके हैं। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगा बच्चे कि जिस दिन हम प्रीमियम लेते हैं, जिस दिन हम पॉलिसी लेते हैं, प्रीमियम हमें सेम डे पे डिपॉजिट कराना होता है, ठीक है। तो 1 जुलाई 2019 को मैंने पॉलिसी ली, तो 1 जुलाई 2019 को मैंने प्रीमियम पे कर दिया होगा, हाँ या ना। तो आप ये देखो, करंट ईयर 19-20 में पे करा है ना, तो देखो 19-20 की पेमेंट साइड में आपको प्रीमियम नज़र आ रहा होगा, ये रहा, ये नज़र आ रहा है 20,000 रुपये का प्रीमियम। इसका मतलब समझते हो क्या है कि ये जो 1 जुलाई 2019 को हमने प्रीमियम पे करा है, ये 12 महीने के लिए पे किया गया होगा। क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बताता प्रीमियम के बारे में, तो प्रीमियम हमेशा 12 महीने का पे होता है। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं 1 जुलाई 2019 को प्रीमियम पे करूँगा 12 महीने के लिए, तो मेरे 12 महीने एंड कब होंगे? तो बच्चे मेरे 12 महीने एंड हो जाएंगे 30 जून 2020 को, 30 जून 2020। बात समझ आ रही है यहाँ तक? 30 जून 2020। और मुझे ये बताओ, अकाउंटिंग हम कौन से साल की कर रहे हैं? 31 मार्च 2020। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मार्च के बाद अप्रैल मई जून 3 महीने का प्रीपेड हो गया, एडवांस हो गया? बच्चे करंट ईयर में 9 महीने का खर्चा बुक होगा और बाकी के जो 3 महीने का खर्चा है वो हम नेक्स्ट ईयर बुक करेंगे। तो मुझे बताओ, 20,000 मैं कह सकता हूँ अगर मैं 12 महीने का पे कर रहा हूँ, तो 3 महीने का एडवांस कितना होगा वो माइनस कर देंगे और उसको हम बैलेंस शीट में ले जाएंगे प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से, ठीक है जी। आगे देखो क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹11,000 एक्रूड वाज नॉट रिसीव्ड। इसका मतलब क्या है बच्चे, 11,000 रुपये का इंटरेस्ट अभी आउटस्टैंडिंग है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ठीक है। रेंट 6,000 रुपये, सैलरी 9,000 रुपये एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 10,000 रुपये, ठीक है। आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2020 को, मतलब करंट ईयर में। और आपको आगे एक चीज़ और लिखी हुई मिलेगी, और वो क्या लिखा हुआ है, लेगेसी डोनेशन इज़ टुवर्ड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी ब्लॉक। क्या मतलब है इसका? आप ये देखो बच्चे, आपको लेगेसी डोनेशन दी हुई है 1,80,000 रुपये की, और मैंने आपको ये बात समझाई थी कि लेगेसी डोनेशन, लेगेसी को भी हम इस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे कि हम डोनेशन को ट्रीट करते हैं। अगर लेगेसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए है तो हम उसको बैलेंस शीट में लेके जाते हैं लायबिलिटी साइड में, और अगर जनरल पर्पस के लिए है तो फिर हम लेगेसी को इनकम साइड में शो करते हैं, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। और अगर हमने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा हो, अगर आपने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा हो तो इसके अंदर आपको कैपिटल फ़ंड दिया हुआ नहीं है बच्चे, और अगर हमें कैपिटल फ़ंड दिया हुआ नहीं है तो फिर हम उससे पिछले साल की बैलेंस शीट बनाएंगे और वहाँ से हम कैपिटल फ़ंड कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है। क्वेश्चन मैंने आपको सारा दिखा दिया है, तो फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, आपको क्या बनाना है बच्चे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और कौन से साल के लिए? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, चलो अब एक हमें बैलेंस शीट भी बनानी है। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 ये हमारे करंट ईयर की बैलेंस शीट हो गई। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आप पिछले साल की बैलेंस शीट भी बनाएंगे। बताओ क्यों? क्योंकि हमें कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ, इस वजह से। बैलेंस शीट, और ये कब की है? एज एट 31 मार्च 2019। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको पता है कैसे सॉल्व करना है हमें। पहले हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन निपटाएंगे। ठीक है, चल तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन इंश्योरेंस प्रीमियम को लेकर है, तो मैं इंश्योरेंस प्रीमियम को यहाँ दिखाऊंगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, तो आप कितना पे कर चुके हैं? 20,000। अब चेक कर लेना बच्चे, क्वेश्चन मैंने आपको पूरा पढ़ाया है। क्वेश्चन 20,000, इसमें से हम लोग लेस करेंगे प्रीपेड, और प्रीपेड कितना बच्चे? 3 महीने का, है ना। समझ आया कैसे? देखो मैं दोबारा बताता हूँ। हमारे साल की शुरुआत हुई है 1/4/2019 को, करंट ईयर, और एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2020। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने प्रीमियम पे करा है 1 जुलाई 2019 को। तो मुझे बताओ ये 12 महीने कब एंड होंगे? प्रीमियम हमेशा 12 महीने का पे होता है, और जिस दिन हमने पॉलिसी ली है सेम डे पर वो पे हो जाता है। तो अगर मैं इसके 12 महीने काउंट करूँगा तो बच्चे वो 30 जून तक आएंगे, 30 जून 2020। हाँ या ना? ठीक है, तो मुझे बताओ करंट ईयर तो मेरा 31 मार्च 2020 को ही एंड हो जाता है, तो इसका मतलब करंट ईयर में कितने महीने फॉल कर रहे हैं? 9 मंथ्स, और बाकी के 3 महीने नेक्स्ट ईयर में चले गए, अप्रैल, मई और जून। तो करंट ईयर में हमें सिर्फ 9 महीने का खर्चा बुक करना है। ठीक है ना, तो इसका मतलब 3 महीने का क्या हो गया? प्रीपेड। तो वो प्रीपेड मैं यहाँ से माइनस कर दूँगा। प्रीपेड इंश्योरेंस 3 महीने का कैसे निकालूंगा कि भाई 20,000 रुपये अगर 12 महीने का है तो डिवाइड कर दिया 12 से, 1 महीने का आ गया, तो 3 महीने का प्रीपेड है तो मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कितना आ गया ये? 5,000। ठीक है, तो ये कितना चला गया? 15,000। और जो प्रीपेड इंश्योरेंस है 5,000 रुपये, ये हमारी एसेट है बच्चे, तो इसको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से, और करंट ईयर की बैलेंस शीट में दिखाएंगे क्योंकि करंट ईयर में हुआ है ये सब। प्रीपेड इंश्योरेंस आपको 5,000 रुपये क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो आई होप आपको समझ आई हो बात यहाँ तक बच्चे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है वो नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो वो तो इनकम होती है बच्चे, वो तो हम यहाँ दिखाते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप रिसिप्ट साइड चेक करोगे, रिसिप्ट साइड, तो बच्चे रिसिप्ट साइड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 45,000, तो इतना तो हम रिसीव कर चुके हैं। और एक्रूड कितना है? एक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग, और एक्रूड आपको नीचे इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है 11,000, तो 11,000 हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो ये कितना हो गया बच्चे? 56, क्योंकि आपको पता है ना हम करंट ईयर की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो 12 महीने की इनकम आएगी, चाहे हम रिसीव करें पैसा या रिसीव ना करें। ठीक है बच्चे, तो आई होप आपको समझ आई हो बात यहाँ तक।
और ये जो 11,000 रुपये है इसको हम कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट में, क्योंकि कोई भी इनकम अगर आउटस्टैंडिंग होती है तो वो एसेट का भी काम करती है। तो मैं इसको यहाँ दिखाऊंगा, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको 11,000 रुपीज़ दिया हुआ है। सो आई होप आपको समझ आई हो बात यहाँ तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बच्चे, इसके बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट रेंट, सैलरी और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, 3 चीज़ों के लिए दिया हुआ है। तो मैं यहाँ दिखाऊंगा टू रेंट। आप चेक करो ज़रा पेमेंट साइड पे, रेंट हमको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 32,000, रेंट एंड टैक्सेस 32,000। इसमें हम लोग ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का 2019-20 का, है ना। और आउटस्टैंडिंग हमें कितना दिया हुआ है? 6,000 रुपये। तो ये कितना हो गया? 38,000। ऐसे रेंट के बाद है बच्चे सैलरी। वो सैलरी का भी सेम ट्रीटमेंट है। सैलरी हमें इसमें दी हुई है 60,000 और इसमें हम लोग ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग 2019-20 करंट ईयर का, नीचे दिया हुआ है आपको, और ये है आपका 9,000। तो टोटल कितना हो गया? 69। टू सैलरी के बाद है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, और एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस हमें दिया हुआ है 45। इसमें भी हम क्या करेंगे बच्चे? ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग 2019-20 करंट ईयर का, और ये हमको दिया हुआ है 10,000। तो टोटल कितना हो गया? 45,000, ठीक है, 45,000। अच्छा इसके बाद है, अच्छा एडजस्टमेंट के बाद, अच्छा ये जो आउटस्टैंडिंग है बच्चे ये लायबिलिटी भी है, क्योंकि कोई भी खर्चा अगर आउटस्टैंडिंग होता है तो वो लायबिलिटी का काम करता है। तो हम यहाँ दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 9,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 6,000 और आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आपको ये 10,000 दिया हुआ है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई हो बात अब तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लेगेसी डोनेशन के बारे में क्वेश्चन कह रहा है कि वो स्पेसिफिक है टुवर्ड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी ब्लॉक। तो अगर स्पेसिफिक है तो लाइब्रेरी साइड में हम दिखाएंगे लेगेसी डोनेशन, और ये आपको दिया हुआ है बच्चे 1,80,000 रुपीज़। सिंपल, जैसे हम स्पेसिफिक डोनेशन को ट्रीट करते हैं वैसे ही आपने लेगेसी डोनेशन को ट्रीट करना है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि लेगेसी डोनेशन आपको किस काम के लिए मिला है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है। अच्छा तो एडजस्टमेंट हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी है बच्चे, एडजस्टमेंट कंप्लीट है। हम ज़रा आ जाते हैं अपना नॉर्मल क्वेश्चन पे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की तरफ। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे पहले आपको दिया हुआ है कैश एंड बैंक बैलेंस, और कैश एंड बैंक बैलेंस आपको दिया हुआ है 1,15,000 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। और बैंक बैलेंस है 126। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा बच्चे, तो मैं इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाऊंगा। ये रहा ओपनिंग बैलेंस शीट में मैं दिखाऊंगा यहाँ पे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक 1,15,000 और 1,26,000। बात समझ आई यहाँ तक? अच्छा उसके बाद फिर डोनेशन लिखा हुआ है, ये रहा डोनेशन है बच्चे। तो डोनेशन तो इनकम है आपकी, डोनेशन के आगे कोई कंडीशन अटैच नहीं है, तो जनरल डोनेशन है जो कि आपको 90,000 रुपीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा डोनेशन के बाद है सब्सक्रिप्शन, एज इट इज़ आ जाएगा बच्चे, क्योंकि इसमें कोई आउटस्टैंडिंग कोई जो है आपको एडवांस के बारे में नहीं दिया हुआ। सब्सक्रिप्शन 4,28,000 एज इट इज़ आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन के बाद है लेगेसी डोनेशन, तो हो चुका, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो चुका, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर वो आ जाएगा यहाँ पे, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। मतलब सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है मेरा 2,000 रुपीज़। सो आई होप आपको समझ आ गया हो। पेमेंट साइड में आते हैं, चैरिटी आपको दिया हुआ है बच्चे, तो हम यहाँ चैरिटी दिखाएंगे, एक्सपेंस है आपका, और चैरिटी का अमाउंट है 1,15,000। चैरिटी के बाद है रेंट एंड टैक्सेस हो चुका, सैलरी हो गया, फिर है प्रिंटिंग, तो प्रिंटिंग का खर्चा आ जाएगा बच्चे यहाँ पे
प्रिंटिंग का अमाउंट हमें दिया हुआ है 6000। प्रिंटिंग के बाद है पोस्टेज। पोस्टेज है 3000। पोस्टेज के बाद है एडवर्टीज़मेंट, हो चुका। फर्नीचर, इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस भी हो गया। इसके बाद है बच्चे फर्नीचर। फर्नीचर तो हमारी एसेट होती है तो वो तो बैलेंस शीट में जाएगा। फर्नीचर हमारी एसेट है तो ये बैलेंस शीट में जाएगा बच्चे 2,16,000। फर्नीचर के बाद इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट भी हमारी एसेट होती है, ये भी बैलेंस शीट में चला गया। और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट हमें दिया हुआ है 2,30,000 रुपये, 2,30,000। ठीक है। इसके बाद आपको कैश एंड बैंक बैलेंस दिया हुआ है, हम वो दिखा देते हैं। कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। कैश इन हैंड है 99,000 और बैंक बैलेंस है 1,60,000। ठीक है। अब ज़रा सरप्लस निकाल लेते हैं, कैपिटल फंड निकाल लेते हैं और इसको टैली कराते हैं बच्चे। कंप्लीट तो हो चुका है वैसे, तो पहले कैपिटल फंड निकाल लेते हैं। ये रहा, कुछ है ही नहीं, बस यही आ जाएगा इसका मतलब। फिर 2,41,000। 2,41,000 कैपिटल फंड आ गया। $2,41,000। ठीक है। तो कैपिटल फंड 2,41,000 है। इसको हमें कहाँ दिखाना है? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं बच्चे? सरप्लस। सरप्लस आ रहा है बच्चे इसमें 285। टू सरप्लस बैलेंस 2,85,000 और इस सरप्लस को हम इसमें ऐड कर देंगे कैपिटल फंड में, दैट इज़ ऐड कर देंगे सरप्लस 2,85,000। ठीक है। प्लस 2,41,000, तो ये आ जाएगा मेरा टोटल 5,26,000। ठीक है। इसको टैली करवा लेते हैं। 7,31,000 और इसको भी टोटल कर लेते हैं। $7,21,000 क्यों आ रहा है भाई? एक बार मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। 2,16,000 प्लस 2,30,000 प्लस 11 और 5 16 हो गया, प्लस 99 प्लस 1,60,000, 721 आ रहा है। मैं ज़रा एक बार आंसर चेक करता हूँ, हमारा आंसर पीछे कितना आ रहा है बच्चे। बुक में जो आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 53 का, वो आ रहा है हमारा बैलेंस शीट का टोटल 7,21,000। मतलब हमारी एसेट साइड तो करेक्ट है, 721 आ रहा है, एसेट साइड हमारी करेक्ट है। शायद हो सकता है मैंने इसमें कुछ प्लस माइनस में मिस्टेक कर दी हो, मैं ज़रा एक बार चेक कर लेता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा। अच्छा, सरप्लस में गलती आ रही है। सरप्लस 285 हमारा आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में आ रहा है 275। तो मैं ज़रा एक बार चेक कर लेता हूँ बच्चे, हो सकता है मैंने प्लस माइनस में कुछ गलती कर दी हो। हाँ, ये रही ना गलती, देखो 45 और 10 कितना होता है बच्चे? 55। तो ये 55 है ना, ये 10,000 रुपये का फ़र्क यही आ रहा है। तो इसका मतलब ये कितना है? 275। सरप्लस कितना है बच्चे? 275। तो हम यहाँ दिखाएंगे 275। ठीक है। और ये कितना आ जाएगा? 5,16,000 और ये 7,21,000। करेक्ट है बच्चे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 53 भी कंप्लीट हो गया है।
क्वेश्चन नंबर 54 है बच्चे, वो आप अपने आप ट्राई करना, ठीक है। कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप मेरे से पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 54, 55 मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ठीक है। 58 करा दिया मैंने आपको मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर आपको मैं 56 कराता हूँ, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन तो समझ आ गया हो। 53 क्वेश्चन नंबर 56 कराता हूँ मैं आपको। चलो, क्वेश्चन नंबर 56 से पहले आपको मैं एक इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन कराता हूँ। एक इसमें इलस्ट्रेशन है स्टेशनरी वाला, वो क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है। ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 21, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 21। इसको देखो, फिर मैं आपको इसका एक क्वेश्चन और कराता हूँ। 21 देखो पहले आप इलस्ट्रेशन। इसमें लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी शोन अगेंस्ट स्टेशनरी अकाउंट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में स्टेशनरी के नाम पर हम कितना अमाउंट दिखाएंगे। तो बच्चे, कंज्यूमेबल आइटम का क्वेश्चन है, तो आपको ये बात पता है कि हम जितनी स्टेशनरी कंज्यूम करेंगे या जितनी स्टेशनरी हम यूज़ करेंगे उतनी स्टेशनरी दिखाएंगे ना हम यहाँ पे, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स आपको बता रहा है। ओपनिंग और क्लोजिंग दो वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं। ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। आप यहाँ पढ़ो क्या लिखा है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, हमने क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट करी है बच्चे? 56,800, ठीक है। तो आपको पता है इसमें हम ओपनिंग क्रेडिटर्स को माइनस कर देते हैं और क्लोजिंग क्रेडिटर्स को प्लस कर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमने कितनी स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर परचेज़ करी है। समझ आई यहाँ तक बात? और वो परचेज़ कौन सी परचेज़ होगी? क्रेडिट परचेज़। समझ आई यहाँ तक? क्यों? क्योंकि हम क्रेडिटर्स से खरीद रहे हैं ना, इस वजह से। आगे लिखा है स्टेशनरी परचेज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, मतलब हमने कैश में भी खरीदी है, जो कि कितनी है? 20% ऑफ द टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी। अच्छा, मतलब टोटल स्टेशनरी का 20% क्या है बच्चे? कैश परचेज, और बाकी जो 80% है वो क्या है? क्रेडिट परचेज। समझ आई यहाँ तक बात? तो कैसे करें फिर इसको? तो एक काम करते हैं, पहले मैं क्रेडिटर्स अकाउंट बना के, है ना, ये ओपनिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग क्रेडिटर्स की एडजस्टमेंट करके ये पता कर लेता हूँ कि मैंने क्रेडिट पे कितनी स्टेशनरी खरीदी, ठीक है। सॉल्यूशन, इलस्ट्रेशन नंबर 21, कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट परचेज। उधार में कितने की खरीदी? क्रेडिट परचेज ऑफ स्टेशनरी। जिसके लिए मैं आपको एक अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ, क्रेडिटर्स अकाउंट। ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी वैसे क्वेश्चन इस टाइप के। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, लायबिलिटी है बच्चे, तो क्रेडिट से स्टार्ट होगा, बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का 4600 है, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का 11,800 है। फिर क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने क्रेडिटर्स को 56,800 रुपये पे करें, तो क्रेडिटर्स को पे करें तो लायबिलिटी कम हो जाएगी। हम यहाँ दिखाएंगे, क्या लिखेंगे बच्चे यहाँ पे? कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, वॉटेवर, 56,800। तो यहाँ से मेरे को ये पता चल जाएगा कि मैंने उधार में कितनी खरीदी, क्रेडिट परचेज, बैलेंस। तो ये कितना आ गया बच्चे? 56,800 प्लस 11,800 माइनस 4,600, 64,000। 64,000 की स्टेशनरी मैंने क्रेडिट पे खरीदी है। समझ आई बच्चे यहाँ तक बात? 64,000 की स्टेशनरी मैंने क्रेडिट पे खरीदी है। और तो मुझे बताना कैश में कितनी खरीदी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैश परचेजेस इज इक्वल टू 20% ऑफ टोटल परचेजेस। यानी कि स्टेशनरी का माल मैं जितना ख़रीदता हूँ टोटल, कैश और क्रेडिट दोनों मिला के,
देखो स्टेशनरी का स्टॉक हम कैश में भी ख़रीदते हैं और हम क्रेडिट पे भी ख़रीदते हैं, तो कैश और क्रेडिट दोनों को मिला के टोटल परचेज़ हो गई। तो कहता है टोटल परचेज़ का 20% क्या है बच्चे, कैश परचेज़। तो इसका मतलब बाकी जो 80% होगा टोटल परचेज़ का 80% वो मेरी क्रेडिट परचेज़ होगी, हाँ या ना, है ना। तो इसका मतलब क्रेडिट परचेज़ हमने जो कैलकुलेट करी है 64,000, ये टोटल परचेज़ का कितने परसेंट है, 80%। समझ आ गया यहाँ तक कैसे भाई? अगर टोटल परचेज़ का 20% कैश परचेज़ है तो बाकी जो 80% बच गया वो क्या हुआ, वो क्रेडिट परचेज़ हो गया, सिंपल। ठीक है, तो इट मीन्स अगर मैं आपसे कहूँ कि क्रेडिट परचेज़ कितनी है फिर, तो क्रेडिट परचेज़ है 80%, है ना, यानी कि 80/100 किस चीज़ का बच्चे, टोटल परचेज़ का, हाँ या ना, यही मतलब है ना। तो मुझे बताना ज़रा, क्रेडिट परचेज़ अभी आप कैलकुलेट करके आ रहे हो 64,000 इज़ इक्वल टू 80%, है ना, और मल्टीप्लाई बाय टोटल परचेज़। तो आप मुझे बताओ क्या टोटल परचेज़ नहीं निकाल सकते कितनी होगी? सिंपल निकल जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टोटल परचेज़ ऑफ स्टेशनरी इज़ इक्वल टू 64,000 डिवाइडेड बाय 80%। इधर ये मल्टीप्लाई में है तो उधर आके डिवाइड हो गया ना ये, तो ये मेरी टोटल परचेज़ आ जाएगी, मैंने कितने खरीदी, 64,000 डिवाइडेड बाय 80%, 80,000, 80,000 रुपये की परचेज़ मेरी टोटल है, जिसमें से 64,000 अगर क्रेडिट है तो बाकी के जो 16,000 रुपये रह गए वो क्या है, कैश परचेज़, या आप कैश परचेज़ डायरेक्टली बोल सकते हो 20% ऑफ टोटल परचेज़। तो टोटल परचेज़ कितनी है बच्चे, 80,000, इसका 20% कितना है, 16,000 रुपये, है ना, हो गया क्वेश्चन। तो ये मेरी टोटल परचेज़ है, बताओ इसमें से कैश कितनी है, 20%, इसका मतलब 16,000, और बाकी क्या है, क्रेडिट परचेज़, यानी कि कितना, 80%, इसका मतलब 64,000। ठीक है, और मुझे क्वेश्चन में क्या निकालना है कि हमने कितनी स्टेशनरी कंज्यूम करी। तो उसके लिए मैं एक अकाउंट और बना देता हूँ छोटा सा, स्टॉक अकाउंट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट। तो मुझे बताओ ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक हमें देखो क्वेश्चन में दे रखा है, और वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक 15,000 रुपये। ठीक है, फिर हम यहाँ लिखेंगे टू कैश परचेज़, हमने एक सामान ख़रीदा कैश में 16,000 का, स्टॉक तो बढ़ेगा ना, माल तो आ रहा है, चाहे आपने कैश में ख़रीदा हो या आपने क्रेडिट में ख़रीदा हो, माल तो आ ही रहा है, क्रेडिट परचेज़, क्रेडिट परचेज़ कितनी है, 64, आप टोटल भी दिखा सकते हो 80,000 रुपये। फिर हम यहाँ दिखाएंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग स्टॉक। तो मुझे बताओ क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है 30,400, 30,400, बात समझ आई यहाँ तक। तो ये चीज़ है बच्चे, ओपनिंग में 15,000, 80,000 की स्टेशनरी मैंने और ख़रीद ली, तो टोटल कितना हो गया, 95,000 की स्टेशनरी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है एंड में कितनी रह गई, एंड में रह गई 30,400, तो बाकी जो बैलेंस है वो कहाँ गई, फिर वो हम यूज़ कर चुके होंगे। 95,000 माइनस 30,400, 64,600, ये क्या आ गया बच्चे मेरा, बाय स्टेशनरी कंज्यूम्ड 64,600 बैलेंस फिगर 64,600। सो आई होप आपको समझ आई हो बच्चे यहाँ तक बात, ठीक है ना, 64,600। तो इतनी स्टेशनरी हमने कंज्यूम करी है बच्चे, और इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आई होप कोई दिक्कत ना हो तक, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो हम कर रहे थे, बड़ा क्वेश्चन जो था वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है। 57 आप अपने आप करोगे घर पे, 58 में करवा चुका हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका मतलब फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 56। और जो कोई क्वेश्चन बचा हो बच्चे पेंडिंग, प्लीज़ आप अपने आप कर लेना 56 के बाद, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे से पूछ लेना, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 56 पे आ रहे हैं।
ये देखो क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने ये रहा। इसमें कहता है क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ दिल्ली मेडिकल सोसाइटी। ओके, तो एक मेडिकल सोसाइटी है, हॉस्पिटल टाइप। प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट, और आपको उसकी बैलेंस शीट भी बनानी है। ठीक है जी। तो रिसिप्ट साइड में अगर मैं देखूँ तो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो कैश हो गया। फिर आपको एंट्रेंस फीस दी हुई है, एडमिशन फ़ीस, इनकम है ये भी, सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप फ़ीस, इसको हम बैलेंस शीट में ले जाएंगे, कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। गवर्नमेंट ग्रांट का पैसा मिला है आपको, और किस काम के लिए मिला है बच्चे, कोई प्रोजेक्ट आपको लगाना है पोलियो से रिलेटेड, तो ये पैसा स्पेसिफिक काम के लिए आपको मिला है। तो इसको मैं कहाँ लेके जाऊँगा बच्चे, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। ठीक है ना, जब भी कोई पैसा हमें स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए मिलता है तो उसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। फिर लिखा है प्रोसीड ऑफ सेमिनार, तो आपने कोई सेमिनार कराया होगा तो वहाँ से कुछ इनकम आ गई। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, डिपॉजिट पे इंटरेस्ट आ गया, इनकम है। रेंट आपको दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, लाइटिंग चार्जेस है, बुक्स है, एसेट होती है बुक्स, हमारी बैलेंस शीट में जाएगी। मेडिसिन खरीदी हमने पोलियो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो ये जो 1 लाख रुपए की मेडिसिन मैंने खरीदी है, तो इस मेडिसिन को मैं कहाँ दिखाऊंगा बच्चे, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में से ही, ये गवर्नमेंट ग्रांट में से ही लेस करूँगा, क्योंकि ये पैसा जिस काम के लिए मिल रहा है उस काम के लिए अगर मैं पैसा खर्च करूँगा तो उसी लायबिलिटी में से कम हो जाएगा ना। फिर आगे देखो क्या लिखा है, सैलरी टू डॉक्टर, और ये भी उसी काम के लिए है। ये जो खर्चा मैं कर रहा हूँ 80,000 रुपये का डॉक्टर को सैलरी, तो ये मेरा कोई स्टाफ के डॉक्टर थोड़ी ना है, इस सोसाइटी के डॉक्टर थोड़ी ना है, ये इस प्रोजेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं, तो यहीं से हम लेस करेंगे इसको भी। फिर कह रहा है ऑफिस एक्सपेंस 45,000, तो खर्चे हैं मेरे, एफडी है, एसेट साइड में जाएगा बैलेंस शीट में। हाँ, 1,20,000 पे 8% का ब्याज ज़रूर मिलेगा आपको, वो इनकम है आपकी। 1,20,000 रुपये की एफडी कराई है जिसके ऊपर आपको 8% के हिसाब से ब्याज मिलेगा, और ये एफडी आपने कब कराई है बच्चे, 1 अक्टूबर 2019 को, तो साल ख़त्म होता है 2020, 31 मार्च 2020, तो इसका मतलब करंट ईयर में 6 महीने का इंटरेस्ट आना चाहिए। तो अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ 6 महीने का ब्याज, तो ये कितना आ जाएगा, 1,20,000, इसका 8%, और कितने महीने का बच्चे, 6 मंथ्स का, तो ये आता है 4,800। तो 4,800 रुपीज़ की इनकम मैं किस में दिखाऊंगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लेकिन मैंने पैसा कितना रिसीव करा है डिपॉजिट के ऊपर, देखो लिखा है ना इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, लेकिन रिसीव कितना करा है 2,400। इसका मतलब बाकी के जो 2,400 हैं वो क्या हैं, वो मेरे आउटस्टैंडिंग है, वो फिर बैलेंस शीट में जाएंगे एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से। ठीक है ना, ये पॉइंट हम पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट, सो आई होप आपको समझ आई हो बच्चे यहाँ तक। सेमिनार के कुछ खर्चे हुए हैं, कैश बचा हुआ है आपके पास, और कुछ बैंक बैलेंस आपके पास है, तो ये तो बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, 56। आगे देखो बच्चे, इसके बाद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखी है, इन्फॉर्मेशन मैं दिखा देता हूँ। लिखा है अदर इन्फॉर्मेशन, 31 मार्च 2019 का मतलब है पिछला साल। कहता है द क्लब पोजेस्ड बुक्स, इनके पास कुछ बुक्स पड़ी हैं 2 लाख रुपए की, फर्नीचर है 85,000 का, तो ये पिछले साल की बैलेंस शीट में जाएगा, और ऑब्वियसली ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी आएंगे, लेकिन आफ्टर डेप्रिसिएशन। आगे लिखा है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन दीज एसेट्स एट द रेट 10%। ठीक है जी। आगे लिखा है इंक्लूडिंग द परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, मतलब अगर आपने कोई परचेज़ करी तो उसको भी इंक्लूड कर लेना। जैसे बुक्स हमने खरीदी थी ना, क्वेश्चन बता रहा था, जैसे 2 लाख रुपए की बुक्स तो ये है ही, प्लस हमने करंट ईयर में कितने की बुक्स और ख़रीदी, ये रही 24,800 की, तो 2,24,800 हो गया, तो उसका 10% डेप्रिसिएशन हम किस में दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और बाकी जो बैलेंस बचेगा वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में दिखा देंगे हम लोग। इसके बाद है बच्चे नेक्स्ट पॉइंट, कहता है सब्सक्रिप्शन इन एरियर, आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन कब, इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, यानी कि ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग 3,500 और एट द एंड ऑफ ईयर 5,500 रुपये। ठीक है, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 5,500। कहता है द क्लब पेड, आगे देखना बच्चे क्या लिखा है, द क्लब पेड 3 मंथ रेंट इन एडवांस बोथ इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर और एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब 3 महीने का रेंट हमने साल के शुरुआत में भी एडवांस पे कर दिया और साल के एंड में भी हमने एडवांस पे कर दिया, तो कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया हो। ठीक है, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। 56 फॉर्मेट बना लेता हूँ मैं, इतने आप क्वेश्चन रीड कर लो बच्चे दोबारा। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56,
income and expenditure account. Income and expenditure account for the year ended 31st March 2020. बैलेंस शीट as at 31st March 2020. और हम एक बैलेंस शीट बनाएंगे पिछले साल की, क्योंकि हमें कैपिटल फंड क्वेश्चन में नहीं दिया होगा। as at 31st March 2019. चलिए नेक्स्ट, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो सबसे पहले आपको बता रहा है कि बुक्स हैं इनके पास पिछले साल की, तो पिछले साल की बैलेंस शीट में बुक्स आएगा 2 लाख रुपए। ठीक है जी। फर्नीचर है 85, फर्नीचर है 85, और डेप्रिसिएशन लगाने की क्या है, तो लगा देते हैं। अच्छा, ये बुक्स और फर्नीचर करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी आएगा। 2 लाख रुपए की बुक्स आपके पास पहले से थी। मैं चलो ऐसे दिखाता हूँ बच्चे, कितने की बुक्स थी पहले, 2 लाख रुपए की, प्लस हमने परचेज़ कितनी करी है। तो अगर मैं पेमेंट साइड में चेक करूँगा तो करंट ईयर में आपने 24,800 रुपये की बुक्स खरीदी हैं। तो टोटल बुक्स कितने की हो गई, 2,24,800। इसमें से हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है जी। तो 10% माइनस करना है अपने डेप्रिसिएशन, और ये आ जाएगा आपका 22,480 रुपये। तो ये डेप्रिसिएशन लेस कर देना। ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद फिगर कितनी आएगी यहाँ पे, 2,24,800 माइनस 22,480, ये आ जाएगा 320। अच्छा, उसके बाद फिर क्या आएगा नेक्स्ट, आपको पता है ये डेप्रिसिएशन हम किस में दिखाएंगे बच्चे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है। तो हम यहाँ दिखाएंगे 2 डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स, और जो कि कितना है 22,480 रुपये, 22,480। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चे फर्नीचर, तो पिछले साल का फर्नीचर हमारा यहाँ पे भी आएगा। और अगर मैं पेमेंट साइड चेक करूँ ना, करंट ईयर की पेमेंट साइड, तो मैंने 60,000 रुपये का पेमेंट साइड अगर मैं चेक करता हूँ तो बच्चे मैंने करंट ईयर में कोई दूसरा फर्नीचर नहीं ख़रीदा। तो जितना मेरा फर्नीचर पिछले साल था यानी कि 85,000 वो एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली 10% डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद 8,500। तो ये डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे हम इसमें से, 85,000 माइनस 8,500, यह आ जाएगा मेरा 76,500। सो आई होप आपको समझ आ गया हो यहाँ तक। ठीक है। और ये डेप्रिसिएशन हम किस में लेके जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। हम यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 76,500, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर आ गया मेरा 76,500। सो आई होप आपको समझ आ गया हो। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बता रहा है इन द बिगनिंग ऑफ ईयर। तो पहले मैं यहीं दिखा देता हूँ, इनकम साइड में बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। आप चेक करो
आपका रिसिप्ट साइड में आपने कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव करा है, और वो आपको दिया हुआ है बच्चे 1,80,000 रुपये। इसमें से हम माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग पिछले साल का यानी कि 2019 का, और हम इसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग 2020 का, जो कि आपको पीछे दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर आप पढ़ोगे तो इन द बिगनिंग ऑफ ईयर 3500 आउटस्टैंडिंग है और 5500 रुपये करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग है। तो पिछले साल वाला माइनस कर देंगे, करंट ईयर वाला हम ऐड कर देंगे, तो टोटल ये कितना चला जाएगा 180 माइनस 3500 प्लस 5500, तो ये आ जाएगा बच्चे 182। और आपको पता है कि कोई भी इनकम अगर आउटस्टैंडिंग होती है तो वो बैलेंस शीट में भी जाती है। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम करंट ईयर की बैलेंस शीट में दिखा देंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको करंट ईयर का दिया हुआ है 5500 रुपये 5500, ठीक है। और पिछले साल का आउटस्टैंडिंग हम दिखाएंगे पिछले साल की बैलेंस शीट में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3500 रुपये। सो आई होप समझ आई हो बच्चे यहाँ तक बात। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है, रेंट बता रहा है, एडवांस में पे करा है बिगिनिंग ऑफ ईयर और एट द एंड ऑफ ईयर। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ प्रीपेड रेंट। कोई भी खर्चा अगर हम एडवांस में पे करेंगे तो वो एसेट ही बनती है मेरी। और कितना रेंट है 3 महीने का। कैसे निकालेंगे 3 महीने का रेंट? तो बच्चे अगर आप पेमेंट साइड चेक करो तो आपको 16,800 का रेंट नज़र आएगा। ये रहा 16,800 दिया हुआ है। तो ये 16,800 कितने महीने का रेंट है बच्चे? ये 12 महीने का रेंट है। बट हम ठीक है ना, तो 12 महीने का रेंट है 16,800 रुपये डिवाइडेड बाय 12, तो 3 महीने का कितना होगा? 16,800 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 4200, ठीक है। और 3 महीने का रेंट एट द एंड ऑफ ईयर भी प्रीपेड है, तो वो माइनस यहाँ पे दिखाएंगे हम क्या बोलते हैं इस वाली बैलेंस शीट, करंट ईयर की बैलेंस शीट में। प्रीपेड रेंट कितने महीने का बच्चे? 3 महीने का, जो कि अभी हमने कैलकुलेट करा था। तो कितना आ रहा था 3 महीने का रेंट? 4200। ठीक, चलिए आगे देखो आप। अच्छा, यहाँ पे भी आएगा टू रेंट जो हमने पे करा है वो है 16,800 रुपये। इसमें से हम माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग। कब का बच्चे? पिछले साल का 4200 माइनस हो जाएगा, और इसमें प्लस कर देंगे हम आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का। ये भी कितना बच्चे? सेम 3 महीने का। तो फिर फ़र्क कुछ नहीं पड़ना, बट दिखाना तो पड़ेगा आपको 16,800, ठीक है बच्चे यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद है, हो गया बच्चे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब ज़रा हम रिसिप्ट साइड पे आ जाते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है 31,900, तो वो मैं पिछले साल की बैलेंस शीट में दिखाऊंगा। कैश बैलेंस आपको दिया हुआ है, कैश एंड बैंक बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस इसमें दिया हुआ है 31,900, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ दिखाएंगे रिसिप्ट इनकम साइड पे एंट्रेंस फीस। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें दिया हुआ है एंट्रेंस फीस, और जो इसमें एंट्रेंस फीस है वो है 5500 रुपये 5500। एंट्रेंस फीस के बाद है बच्चे सब्सक्रिप्शन हो गया। इसके बाद है डोनेशन, जनरल डोनेशन है 16,500, 16,500। डोनेशन के बाद है लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। तो लाइफ मेंबरशिप फ़ीस तो हम यहाँ पे जो है आपका कैपिटल फंड जो भी आएगा इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। इसमें दिया हुआ है 25,000 रुपये। इसके बाद है बच्चे गवर्नमेंट ग्रांट। तो गवर्नमेंट ग्रांट यहीं आना है क्योंकि स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है। और बच्चे इनर कॉलम में दिखाना क्योंकि इसके ऊपर हम कुछ खर्चे भी कर रहे हैं, है ना। कोई पोलियो का कोई स्पेशली कोई प्रोजेक्ट होगा उस काम के लिए मिला है। फिर है प्रोसीड ऑफ सेमिनार। तो आपने कुछ मेडिकल सेमिनार दिए होंगे किसी को, वहाँ से कुछ इनकम आ गई तो इनकम साइड में दिखाना प्रोसीड्स ऑफ सेमिनार।
इनकम है आपके लिए 23,200। इसके बाद है बच्चे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। अच्छा, डिपॉजिट वाला पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट एफडी। रिसीव्ड कितना कर चुके हैं बच्चे हम? 2400। अब चेक करो, 2400 तो हम रिसीव कर ही चुके हैं, ये रहा, है ना। और अगर मैंने आपको बताया था कि किस हिसाब से चलेगा, 8% एफडी 1,20,000, तो ये तो बैलेंस शीट में जाएगी, ये तो हमारी एसेट होती है फिक्स डिपॉजिट। लेकिन उस पर मिलने वाला ब्याज तो इनकम है, हाँ या ना, है ना बच्चे। और हमने डिपॉजिट कब कराया है? 1 अक्टूबर 2019 को। तो 1 अक्टूबर 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक 6 महीने बनते हैं, तो 6 महीने का ब्याज मेरी इस साल की इनकम है, जो कि 4800 आ रहा है। और उस 4800 में से 2400 हम रिसीव कर चुके हैं, ठीक है, और बाकी 2400 रुपये आउटस्टैंडिंग है। ये तो आपको रिसिप्टेंट पेमेंट से मिल गया, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि 6 महीने की इनकम 4800 है। 4800 में से 2400 हम रिसीव कर चुके हैं, 2400 आउटस्टैंडिंग है। और जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है वो बैलेंस शीट में भी जाएगा। एक्रूड इंटरेस्ट ये कितना है? 2400। नेक्स्ट, इसके बाद है बच्चे रिसिप्ट साइड तो कंप्लीट हो गई, पेमेंट साइड पे आ जाते हैं। रेंट वाला पॉइंट हो चुका बच्चे। रेंट के बाद है वेजेस, और वेजेस है 24,500। लाइटिंग चार्जेस ये भी इसी में आएगा, खर्चे हैं मेरे। लाइटिंग चार्जेस है 7,200, ठीक है। इसके बाद बुक्स तो हो चुका, मेडिसिन्स इसी में से माइनस करोगे बच्चे, स्पेसिफिक खर्चा है ये। ₹1,00,000। फिर इसमें से माइनस करेंगे सैलरी टू डॉक्टर, और ये दोनों किस चीज़ के लिए है? पोलियो वाले ही हैं। ये है आपकी 80,000। बैलेंस कितना रह गया? ये 20। इसके बाद है ऑफिस एक्सपेंसेस। तो जो ऑफिस एक्सपेंसेस है वो पेमेंट साइड पे आएंगे, यहाँ पे एक्सपेंडिचर साइड में आएंगे। $45,000 एफडी में दिखाई चुका हूँ बैलेंस शीट में। सेमिनार एक्सपेंसेस इसी में आएंगे बच्चे, खर्चे हैं मेरे। $20,200। सेमिनार एक्सपेंसेस के बाद है कैश इन हैंड। तो क्लोजिंग कैश यहाँ दिखाएंगे। कैश जो है वो 26,000 है, और जो बैंक बैलेंस बचा हुआ है मेरा 20,000, ठीक है। और ये बैंक बैलेंस वही वाला है जो गवर्नमेंट ग्रांट से मिला था, क्योंकि आप देखो तो पूरा पैसा खर्च नहीं करा मैंने, गवर्नमेंट ग्रांट का 20,000 रुपये बचा हुआ है, तो वही कैश बैलेंस हमारे पास क्लोजिंग में आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चे, ये देखो ना, ये जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये रहा 20,000 रुपये। क्या लिखा हुआ है? पोलियो प्रोजेक्ट के लिए। तो जो पैसा मुझे मिला था 2,00,000 रुपये, सारा थोड़ी ना खर्च कर दिया मैंने, 180 तो खर्च करा है, तो बाकी 20 बच गया। इसका मतलब ये हो गया कि जितने पैसे ये मिले हैं ना, इसके अलावा गवर्नमेंट ग्रांट के अलावा जितना पैसा मिला है ये सारा खर्च हो चुका है, ठीक है। चलिए तो कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चे, सरप्लस वगैरह निकाल लेते हैं। $182 प्लस 5,500 प्लस 16,500 प्लस 23,200 प्लस 4,800, तो ये आ रहा है मेरा 2,32,000। इसमें से हम ये माइनस कर देते हैं, 22,480 माइनस 76,500 माइनस 16,800 माइनस 24,500 माइनस 7,200 माइनस 45,000 माइनस 20,200, तो ये मेरा आ रहा है 19,320, 19,320, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 56।
इसमें तो बच्चे 87,320 आ रहा है। मैं एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेता हूँ, क्या पता मैंने कुछ गलती ना कर दी हो यार टोटलिंग में। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चे एक बार और। 1,82,000 प्लस 5,500 प्लस 16,500 प्लस 23,200 प्लस 4,800, तो ठीक है। टोटल माइनस 22,480 माइनस 76,500 माइनस 16,800 माइनस 24,500 माइनस 7,200 माइनस 45,000 माइनस 20,200, 19,320 आ रहा है। एक बार ज़रा कैपिटल फंड कैलकुलेट करके देखते हैं ज़रा कितना आ रहा है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड हम कैलकुलेट करके देखते हैं। 2 लाख प्लस 85,000 प्लस 3,500 प्लस 4,200 प्लस 31,900, 3,24,600। ठीक है, तो ये मेरा कैपिटल फंड आ रहा है। बैलेंस 3,24,600। ठीक है, तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ एक बार। 56 का कैपिटल फंड 3,24,600, ये तो चलो ठीक है। यहाँ दिखा देता हूँ 3,24,600। ठीक है, और एक बार ज़रा बैलेंस शीट का भी टोटल करके देख लेता हूँ ये इसका कितना आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और रह गया, मैं आपको बताता हूँ बच्चे। अच्छा, एक पॉइंट है, मैं आपको शायद थोड़ा सा मैंने गलती कर दी, वो तो चलो ऐसे ही है। ये प्रीपेड है ना, ये आउटस्टैंडिंग नहीं है बच्चे, ये प्रीपेड है। ये प्रीपेड है, इसको आप सही कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था ना 3 महीने का एडवांस है। प्रीपेड है ये 2019 कर लेना और ये 2020 कर लेना। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। चलो मैं एक बार ज़रा एसेट साइड का टोटल देखता हूँ ये कितना आ रहा है। 2,02,320 प्लस 76,500 प्लस 1,20,000 प्लस 2,400 प्लस 5,500 प्लस 4,200 प्लस 26,000 प्लस 20,000, 4,56,920। और हमारा इस आंसर में बैलेंस शीट का टोटल कितना आ रहा है? 4,56,920। तो बच्चे एसेट साइड का तो आपका करेक्ट आ रहा है 4,56,920 रुपये। ठीक है, मैं ज़रा एक बार इसको देख लेता हूँ। मैंने शायद कोई कैलकुलेशन वगैरह में गलती ना कर दी हो यार, मैंने कोई चीज़ दिखाई ना हो। पर एंट्रेंस फीस हो चुका 5,500 रुपये। बच्चे एक बार आप भी क्रॉस चेक कर लेना। सब्सक्रिप्शन 182 आ जाएगा, ये भी करेक्ट है। डोनेशन 16,500, ये भी करेक्ट है। ये 23,200 ठीक है। ये 4,800 ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स। अच्छा, ये गलती हो गई ना बच्चे, डेप्रिसिएशन जो है वो 8,500 है। डेप्रिसिएशन कितना है? 85। ये रहा, ये डेप्रिसिएशन 8,500 है ना, मैंने ये वाली फिगर दिखा दी, वो हो गई गलती बच्चे। ठीक है, माफ़ी है उस चीज़ के लिए। तो आप यहाँ पे 8,500 दिखाना। बस, क्वेश्चन तो आसान होते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। क्लरिकल मिस्टेक हो जाती है तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए क्वेश्चन करते टाइम। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको सही बताए सारे। 2,32,000 माइनस 22,480 माइनस 8,500 माइनस 16,800 माइनस 24,500 माइनस 7,200 माइनस 45,000, तो मेरा आ जाएगा माइनस 20,200, तो 87,320। ठीक है बच्चे, 87,320 करेक्ट आ रहा है।
87,320, तो ये मेरा क्या आ रहा है, सरप्लस। बैलेंसिंग फिगर, तो 87,320 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, सरप्लस 87,320 प्लस 25,000 प्लस 3,24,600, तो 4,36,920, तो ये 456,920। ठीक है बच्चे, करेक्ट आ रहा है आंसर। ठीक है, 456,920। सो आई होप आपको समझ आया बच्चे यहाँ तक। ठीक है, वो डेप्रिसिएशन की वजह से गलती होगी, बाकी तो क्वेश्चन ठीक है हमारा। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन बचा हो, बड़े क्वेश्चन में से कोई पेंडिंग क्वेश्चन बचा हो, तो आप अपने आप कर लेना बच्चे। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, तो कोई पेंडिंग होगा तो आप खुद भी कर सकते हो। वैसे तो ऑलमोस्ट मैंने सारे कराए, बट फिर भी आप देख लेना, एक आध दो मैंने होमवर्क भी दिया है। ठीक है, कुछ बचा हो तो बताना। चलो, अब मैं आपको एक लास्ट कॉन्सेप्ट कराता हूँ इस चैप्टर का, और वो था डोनेशन फॉर एसेट। तो अगर हमने कोई एसेट खरीदी है तो उसको देख लेते हैं एक बार कैसे करेंगे, है ना, उसकी डोनेशन को कैसे ट्रीट करा जाएगा। ठीक है जी, चलिए बच्चे, डोनेशन फॉर एसेट। अगर हम एसेट खरीदने के लिए, अगर हमें एसेट खरीदने के लिए डोनेशन मिलता है तो कैसे अकाउंटिंग करेंगे, हम उस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, अभी तक जो डोनेशन वाली हमने बात करी, या प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जो क्वेश्चन भी करे थे हमने, उसमें आपने ये देखा कि डोनेशन का पैसा अगर हमें मिलता है स्पेसिफिक, तो वो पैसा खर्चे करने के लिए मिलता है। तो होता क्या है, अगर हम कोई खर्चा कर देते हैं, जैसे मैं आपको समझाता हूँ बच्चे, ध्यान देना। तो बैलेंस शीट है, मैं आपको बैलेंस शीट के थ्रू बात समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो आप मुझे ये बताओ, अगर हमें खर्चे करने के लिए पैसा मिलता है, मान लो टूर्नामेंट कराने के लिए पैसा मिला, तो मैं बोलूँगा जी टूर्नामेंट कराने के लिए अगर मेरे को पैसा मिला तो मैं एंट्री पास करूँगा, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। यही बोलते हैं ना हम, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। मान लेते 5 लाख रुपए मिले, और इस डोनेशन फॉर टूर्नामेंट को फिर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं फ़ंड में। हम एक फ़ंड क्रिएट कर देते हैं, तो हम दूसरी एंट्री पास करते हैं, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट अकाउंट डेबिट टू टूर्नामेंट फ़ंड अकाउंट, है ना बच्चे, 5 लाख और 5 लाख। तो इस एंट्री का इफ़ेक्ट क्या पड़ा, आप ये देखो, ये तो कट गया। तो इस एंट्री का इफ़ेक्ट क्या पड़ा, तो इफ़ेक्ट ये पड़ा बच्चे कि एक तरफ कैश बैलेंस आ गया मेरे पास 5 लाख रुपए का बैलेंस शीट में, और एक तरफ मेरे पास टूर्नामेंट फ़ंड आ गया, कितने का, 5 लाख रुपए। इस तरीके से काम हुआ है, एक तरफ कैश बैलेंस हो गया 5 लाख, और एक तरफ टूर्नामेंट फ़ंड का बैलेंस आ गया 5 लाख। अब पता है क्या होगा, जब मैं खर्चा करूँगा, मान लो मैंने 3 लाख रुपये खर्च कर दिए टूर्नामेंट एक्सपेंस पे, तो मैं एंट्री पास करूँगा, टूर्नामेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, टूर्नामेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश 3 लाख रुपए, या चलो मैं पूरा खर्च कर देता हूँ, मान लेते हैं पूरा खर्च कर दिया 5 लाख। तो मुझे बताओ, इस टूर्नामेंट एक्सपेंस को मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफ़र करूँगा या टूर्नामेंट फ़ंड से सेट ऑफ करूँगा। हम उसको टूर्नामेंट फ़ंड से सेट ऑफ करते हैं, क्योंकि हमें जब पैसा स्पेसिफिक मिला हुआ है तो मैं अपना पैसा क्यों खर्च करूं। तो टूर्नामेंट फ़ंड अकाउंट डेबिट टू टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, 5 लाख, ठीक है ना। और इसका अगर मैं इफ़ेक्ट निकालूं तो टूर्नामेंट एक्सपेंस से टूर्नामेंट एक्सपेंस कट गया, तो एंट्री क्या बनी, देखो, टूर्नामेंट फ़ंड अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब एक तरफ से मेरा कैश कम हो जाएगा 5 लाख रुपये, और एक तरफ से मेरा फ़ंड कम हो जाएगा 5 लाख। बात समझ आई। तो ये भी कितना हो गया, नील,
और कैश भी कितना हो गया, नील। मैं क्या बात समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये बात समझाना चाह रहा हूँ आपको कि अगर हमें डोनेशन खर्चे करने के लिए मिलती है तो खर्चे करने के बाद मेरे पास कुछ नहीं बचता। समझ आ रही है यहाँ तक बात। लेकिन आप दूसरी तरफ सोचो, अगर मान लो ये पैसा मेरे को बिल्डिंग ख़रीदने के लिए मिलता, अगर मेरे को ये पैसा बिल्डिंग ख़रीदने के लिए मिलता तो पता है क्या होता, ये जो 5 लाख रुपए है ये कैश में से निकलकर बिल्डिंग में कन्वर्ट हो जाता। हाँ या ना। अगर हमें कोई पैसा एसेट ख़रीदने के लिए मिलेगा तो बच्चे एसेट ख़रीदने के बाद कैश बैलेंस मेरा कम हो जाएगा और आपको एक बिल्डिंग का खाता खुलता हुआ नज़र आएगा, एक बिल्डिंग आपको नज़र आएगी। मेरी बात समझ आ रही है। एक फ़िज़िकल टेंजिबल एसेट आपके पास आ रही है, तो कैश में से पैसा निकाल कर हम उसको किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, बिल्डिंग के अंदर। मेरी बात समझ आई यहाँ तक। ये चीज़ होती है, ये थोड़ा सा फ़र्क है दोनों के अंदर। ठीक है, मैं आपको इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ। वैसे तो मैंने आपका बढ़िया करके ही समझाया है, बट फिर भी आप यहाँ देखो एक बार। मान लेते हैं बैलेंस शीट है, आपको जिस दिन पैसा मिला तो आपने बोला जी कैश आ गया मेरे पास 15 लाख रुपए। मान लो 15 लाख रुपए का आपको डोनेशन मिला फॉर द परचेज़ ऑफ बिल्डिंग, है ना। तो पता है मैं एंट्री क्या पास करूँगा, मैं बोलूँगा जी कैश अकाउंट डेबिट 15 लाख और एक फ़ंड क्रिएट कर दूँगा। किस नाम से बच्चे, या मैं ऐसे लिखूँगा पहले, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। $15 लाख, और फिर इस डोनेशन फॉर बिल्डिंग से एक फ़ंड क्रिएट कर लूँगा। तो मैं दूसरी एंट्री पास करूँगा, डोनेशन फॉर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड। कितना बच्चे, 15 लाख। तो बताओ इस एंट्री का नेट इफेक्ट क्या पड़ा, डोनेशन अकाउंट कैंसिल हो गया, तो इसका नेट इफेक्ट क्या पड़ा, एक तरफ कैश बैलेंस बढ़ गया 15 लाख रुपए बच्चे, एक तरफ आपका कैश बैलेंस बढ़ेगा तो दूसरी तरफ यहाँ पर बिल्डिंग फंड का बैलेंस बढ़ेगा। कितना, 15 लाख। तो आई होप आपको समझ आ गई हो यहाँ तक बात। तो एक तरफ से कैश बैलेंस बढ़ गया तो एक तरफ से बिल्डिंग का पैसा बढ़ गया। अब सोचो ज़रा, जिस दिन मैं बिल्डिंग खरीद लूँगा उस दिन क्या होगा। तो जिस दिन मैं बिल्डिंग खरीदूँगा तो मैं बोलूँगा जी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, हाँ या ना, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। बताओ कितना, 15 लाख रुपए की मैंने बिल्डिंग खरीद ली, तो पता है क्या हुआ, 15 लाख रुपए इसमें से ख़त्म हो गए, बिल्डिंग में कन्वर्ट हो गए 15 लाख, हाँ या ना। बताओ कैश हट गया और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा यहाँ पर, बिल्डिंग, हाँ या ना। समझ आई बच्चे यहाँ तक बात। बिल्डिंग नज़र आएगी आपको बैलेंस शीट के अंदर 15 लाख रुपए। तो मुझे बताओ लायबिलिटी भी तो ख़त्म हो गई भाई। अगर आपने बिल्डिंग ख़रीद ली तो कैश भी ख़त्म हो गया और बिल्डिंग भी कैश ख़त्म हो गया और बिल्डिंग आ गई, हाँ या ना। तो लायबिलिटी भी तो ख़त्म हो गई। आप ये भी तो सोचो कि जो बिल्डिंग फ़ंड मैंने क्रिएट करा था वो इस चीज़ का इंडिकेशन था कि हमें बिल्डिंग ख़रीदनी है। तो जब मैंने बिल्डिंग ख़रीद ली तो मेरे पास से कैश भी कम हो जाएगा और मेरी लायबिलिटी भी कम हो जाएगी बच्चे। समझ आई यहाँ तक बात। अब मुझे इतना बताओ कि पिछला जो मैंने आपको समझाया था वो टूर्नामेंट एक्सपेंस वाला, और इसमें क्या फ़र्क है। इसमें फ़र्क ये है बच्चे कि वहाँ पैसा खर्च होने के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचता, पैसा ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पैसा खर्च होने के बाद आपको एसेट बनती हुई नज़र आ रही है। तो पैसा मैंने कैश में से निकाल कर किस में ट्रांसफ़र कर दिया, बिल्डिंग में। तो कैश मेरा क्या हो गया, नील, हाँ या ना। तो मुझे बताओ ये जो लायबिलिटी आपने क्रिएट करके रखी थी इसको भी तो कैंसिल करना पड़ेगा, हाँ या ना। अब क्या कोई लायबिलिटी बची है आपके पास, नहीं। जिस काम से आपको पैसा मिला था वो काम आपने कर दिया कंप्लीट, तो इसको हटा दो फिर यहाँ से। और जैसे ही मैं इसको यहाँ से हटाऊँगा तो बच्चे हमारी बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी। बताओ क्यों, क्योंकि आपको 15 लाख रुपए बिल्डिंग में तो नज़र आएगा, तो बैलेंस शीट के टोटल में तो आएगा ना, लेकिन ये नज़र नहीं आएगा क्योंकि इसको तो आपको हटाना है क्योंकि लायबिलिटी ख़त्म हो गई। तो पता है हम क्या करते हैं, यहाँ से बिल्डिंग फंड में से पैसा निकाल कर हम उसको कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। समझ आया मैंने क्या बोला, पता है क्यों, क्योंकि बिल्डिंग खरीदने के बाद इस बिल्डिंग के ऊपर राइट किसका आ जाता है बच्चे, इसके ऊपर राइट आता है एनपीओ का। इसके ऊपर किसका राइट हो गया, एनपीओ का राइट हो गया, उसका अधिकार है। अब
अब ये बिल्डिंग किसकी हो गई? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। बात समझ आई? ठीक है, तो इसके ऊपर क्लेम किसका है? एनपीओ का। तो अगर इसके ऊपर एनपीओ का क्लेम है तो इसमें से पैसा निकाल के हम किस में ट्रांसफ़र कर देंगे? कैपिटल फंड में। कैपिटल फंड का पार्ट बन जाएगा फिर ये। आप एक चीज़ सोचो ज़रा, क्या ये पैसा मुझे बाहर वालों ने दिया है? हाँ, बाहर वालों ने दिया है, लेकिन उसने कंडीशन लगाई थी, वो कंडीशन मैंने पूरी कर दी। ठीक है, तो ये पैसा मेरा हो गया, ये बिल्डिंग अब मेरी हो गई, एनपीओ की हो गई। तो समझ रहे हो आप मेरी बात? इसके ऊपर राइट किसका आ गया? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। और जैसे ही इसके ऊपर एनपीओ का राइट हुआ, वैसे ही एक कैपिटल फंड को इंक्रीज़ कर देंगे बच्चे, क्योंकि हमारा कैपिटल का पार्ट बन गया ना फिर अब। तो पता है एंट्री क्या पास होती है? दूसरी एंट्री पास होगी बिल्डिंग फंड अकाउंट डेबिट। बताओ, लायबिलिटी अगर मैं कम करूँगा तो डेबिट ही तो करूँगा। लायबिलिटी जब कम होती है तो हम डेबिट ही तो करते हैं। तो बिल्डिंग फंड अकाउंट डेबिट 15 लाख रुपये टू किस में ट्रांसफ़र करेंगे बच्चे? इसको कैपिटल फंड में। एसेट के लिए मैं जैसे जैसे पैसा खर्च करता रहूँगा वैसे वैसे मैं कैश में से पैसा निकालता रहूँगा। ठीक है, और उसको एसेट की फॉर्म में दिखाऊंगा, और यहाँ से क्या करूँगा? बिल्डिंग फंड में से पैसा निकाल कर कैपिटल फंड में ऐड करता रहूँगा। सिंपल। सो आई होप आपको समझ आई हो बच्चे यहाँ तक बात। तो ये अकाउंटिंग है, आप इसको प्लीज़ नोट कर लेना, डोनेशन फॉर एसेट की। ठीक है ना, इस तरीके से ये एंट्रीज नोट कर लेना आप, तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगी। ये जो एंट्री पास करिए, ये कौन सी डेट को एंट्री है? ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ डोनेशन, जिस दिन हमने पैसा रिसीव करा है। और ये दो एंट्री कौन सी डेट को है? ऑन द डेट ऑफ परचेज ऑफ एसेट या ऑन द डेट ऑफ परचेज ऑफ बिल्डिंग, है ना? जिस दिन हमने एसेट खरीदी है, ये उस दिन की एंट्री है। सो आई होप आपको समझ आई हो बच्चे यहाँ तक। ठीक है, चलिए तो मैं आपको इसका क्वेश्चन कराता हूँ जो आपकी बुक में है, फिर हम इस चैप्टर को टाटा बाय बाय बोलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा। ठीक है, तो इसमें लिखा है शो हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स डेल्ट विद वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। केस नंबर 1 कहता है एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन। तो एक पवेलियन बना रहे हैं बच्चे, एक बिल्डिंग क्रिएट कर रहे हैं, मान लो बनी बनाई नहीं खरीद रहे, कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। कितने रुपए खर्च कर दिए मैंने उस पर? 6 लाख रुपये। द कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस, अभी काम चल रहा है उसके ऊपर, एंड हैज़ नॉट येट कम्प्लीटेड, और अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं बच्चे, जितना पैसा खर्च हो गया उतना पैसा हम क्या करेंगे? कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। 20 लाख रुपए आपको दिया हुआ है कैपिटल फंड। ठीक है, लेकिन मुझे इतना बताओ कि क्या मेरे पास कोई स्पेसिफिक फ़ंड है इसको ख़रीदने के लिए या पवेलियन की कंस्ट्रक्शन कराने के लिए? हाँ जी बच्चे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो फर्स्ट केस है कहता है पवेलियन की कंस्ट्रक्शन पे, आप ऐसा समझो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन पे 6 लाख रुपए मैंने खर्च कर दिए। ठीक है, और काम अभी चल ही रहा है। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कराने के लिए आपको कोई पैसा मिला था क्या, या एनपीओ अपनी तरफ से खर्च कर रही है? तो एनपीओ अपनी तरफ से पैसा खर्च कर रही है बच्चे, तो यहाँ पे कोई फ़ंड वगैरह तो है नहीं। तो मैं क्या करूँगा? तो बच्चे मैं सीधी सी बात करूँगा कि कैश में से पैसा निकाल के सीधा एसेट साइड में दिखा दूँगा। कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो देखो आप क्वेश्चन नंबर 15 मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे को पैसा पवेलियन के लिए नहीं मिला तो ये चीज़ तो होगी नहीं ना मेरे पास। बताओ क्या फ़ंड क्रिएट करा होगा मैंने? नहीं, तो ये तो है ही नहीं।
तो मैं क्या करूँगा, सीधा पैसा कैश में से निकाल के पवेलियन इन प्रोग्रेस दिखा दूंगा यहाँ पे, बस बात ख़त्म। बैलेंस शीट हमारी टैली करेगी, यहाँ से पैसा निकाल के दूसरे अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 15, केस नंबर 1। तो बैलेंस शीट एसेट है बच्चे, तो बैलेंस शीट में ही जाएगा और उसका एक छोटा सा टुकड़ा बना रहे एन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, कैपिटल फंड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो आप दिखा देना। कैपिटल फंड आपको 31 मार्च 2019 20 लाख। फिर क्या था, कंस्ट्रक्शन पवेलियन, ठीक है, WIP लिख देना ब्रैकेट में, वर्क इन प्रोग्रेस अभी चल रहा है। तो जितना पैसा खर्च हो गया हम दिखा सकते हैं बच्चे, अलाउड होता है अकाउंट्स में कि एसेट पे जितना पैसा खर्च हो चुका है उतना हम दिखा सकते हैं बैलेंस शीट में। हो गया क्वेश्चन केस नंबर 1। केस नंबर 2 आते हैं। इसका भी हम एक छोटा सा टुकड़ा बनाएंगे एंड एक्सट्रैक्ट। केस नंबर 2 कहता है एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन इज 6 लाख। ठीक है, काम अभी चल ही रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है एंड हैज़ नॉट येट कंप्लीटेड, और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। बच्चे अब ध्यान देना क्या लिखा है, पवेलियन फंड है मेरे पास 10 लाख रुपए का, हाँ या ना, और कैपिटल फंड भी है मेरे पास 20 लाख रुपए का। तो पता है मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं कैपिटल फंड यहाँ दिखा देता हूँ। कैपिटल फंड मुझे 20 लाख रुपए का दिया हुआ है, इनर कॉलम में दिखाना, और पवेलियन फंड ये मेरे को दिया हुआ है 10 लाख, और मैंने खर्चा कितना कर दिया बच्चे, 6 लाख रुपए। तो 6 लाख रुपए का अगर मैंने खर्चा करा तो कैश में से पैसा निकलेगा। अब कैश बैलेंस तो मेरे को दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना, तो बट इतना तो हमें पता है ना, कैश में से पैसा निकल के किस में आएगा, एसेट में। तो कैश भी कम हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा, लेकिन एसेट बढ़ जाएगी। पवेलियन WIP कितना बच्चे, 6 लाख। तो फिर हमारी लायबिलिटी भी तो ख़त्म हो गई, तो 6 लाख रुपए यहाँ से निकालेंगे और इसको किस में ट्रांसफ़र कर देंगे बच्चे, ट्रांसफ़र टू कैपिटल फंड 6 लाख। तो ये कितना हो गया, 4 लाख, है ना। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे ट्रांसफ़र फ्रॉम पवेलियन फंड दैट इज़ 6 लाख। तो ये बाहर कितना चला जाएगा बच्चे, 26 लाख रुपए। ठीक है ना। सो आई होप आपको समझ आई हो यहाँ तक बात बच्चे। तो ये मेरा केस नंबर 2 था। केस नंबर 3, केस नंबर 3 में हम देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन 6 लाख रुपए आपको दिया हुआ है। द वर्क इन प्रोग्रेस एंड हैज़ नॉट येट कंप्लीटेड, ठीक है। 10 लाख रुपए का फंड है, कैपिटल फंड है मेरे पास 20 लाख रुपए का, ये भी ठीक है। कहता है डोनेशन रिसीव हुआ है पवेलियन के लिए, कितना, 5 लाख रुपए का, करंट ईयर में 5 लाख रुपए का डोनेशन रिसीव हुआ है। तो बच्चे इसी फंड में ऐड कर देंगे हम, है ना। तो बैलेंस शीट एक छोटा सा टुकड़ा ही बना रहे हैं इसका, एन एक्सट्रैक्ट। कैपिटल फंड, कैपिटल फंड मेरे को 20 लाख रुपए का दिया हुआ है क्वेश्चन में। फिर यहाँ पे मुझे पवेलियन फंड, ये मेरे को 10 लाख रुपए का दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है 5 लाख रुपए का डोनेशन मिला है पवेलियन के लिए, तो स्पेसिफिक डोनेशन है, इसी में ऐड कर देंगे बच्चे डोनेशन 5 लाख। और जो मैंने 6 लाख रुपए का खर्चा करा है वो एसेट में आ जाएगा एक तो, WIP कितना बच्चे, 5 लाख, सॉरी 6 लाख रुपए, और 6 लाख रुपए हम यहाँ से माइनस कर देंगे। लिखेंगे यहाँ पे हम ट्रांसफ़र टू कैपिटल फंड
ठीक है, तो ये कितना आ गया बच्चे, 9 लाख। कितना बचेगा, ये 9 लाख, है ना। और यहाँ से पैसा निकाल के हम इसमें ऐड करेंगे, ट्रांसफ़र फ्रॉम पवेलियन फंड 6 लाख, ठीक है। टोटल कितना हो गया, ये 26 लाख। सो आई होप आपको समझ आया बच्चे यहाँ तक, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था और इसके तीनों पार्ट्स हमने कर लिए, ठीक है। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट है बच्चे, मैंने आपको काफ़ी अच्छे से कराया है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट वाउट रह जाता है, इलस्ट्रेशंस आप अपने आप ट्राई करेंगे, कोई भी दिक्कत आती है किसी भी पॉइंट में तो आप प्लीज़ पूछ लेना मेरे से, ठीक है। ओके, चलो मैं आपको एक थ्योरेटिकल पॉइंट बताता हूँ, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में क्या डिफरेंस है ना, वो रह गया था हमारा, तो मैं आपको बताता हूँ बच्चे, देखो ध्यान से। डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चे, देखो आपको मैंने फर्स्ट क्लास में एक बात समझाई थी, तो मैंने आपको ये कहा था कि अगर कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, कंपनी कह लो या ऑर्गेनाइजेशन में कहता हूँ, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो या वो पार्टनरशिप हो, ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई प्रॉफिट कमाने वाली संस्था है तो बच्चे वो अपने फाइनल अकाउंट के अंदर 3 चीज़ें बनाती है। एक वो बनाती है ट्रेडिंग अकाउंट जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, एक वो आप बनाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरी चीज़ वो लोग बनाते हैं बैलेंस शीट, है ना। बात समझ आई यहाँ तक। और इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अगर मैं किसी सोल ट्रेडर की बात करूं या मैं किसी पार्टनरशिप फर्म की बात करूं, पार्टनरशिप फर्म के बारे में हम अभी और बात करेंगे, हमारा तो सिलेबस में है, ठीक है। चलो, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं किसी नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो ये अपने फाइनल अकाउंट में क्या बनाती है, तो ये अपने फाइनल अकाउंट में बनाती हैं एक तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरी चीज़ बैलेंस शीट। ये अपने फाइनेंशियल इसको भी क्या बोलते हैं, तीनों को मिला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ, और इन तीनों को मिला के भी हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ जो है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से मैं आपको एक बात ये समझाना चाहता हूँ कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेरी बात समझ आई यहाँ तक। फाइनल अकाउंट्स का पार्ट होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स, और यू कैन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और आपने ये बात 11th क्लास में भी पढ़ी होगी बच्चे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम समरी के नाम से भी जानते हैं। मतलब ये कि अगर मैं अकाउंटिंग के स्टेप्स की बात करूँ, स्टेप 1 अकाउंटिंग में पहला स्टेप होता है रिकॉर्डिंग करना। स्टेप 1 किस चीज़ का होता है बच्चे, रिकॉर्डिंग करना, जो कि हम किस में करते हैं, जर्नल के अंदर, अगर आपको याद हो तो, है ना, जर्नल के अंदर। और जर्नल भी 2 तरीके की होती है, एक तो हम कहते हैं जनरल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर, और एक हम कहते हैं स्पेशल पर्पस बुक, स्पेशल पर्पस बुक्स, जिसको हम सब्सिडरी बुक्स भी कह देते हैं, सब्सिडरी बुक्स। तो आप मुझे बताओ सब्सिडरी बुक्स में हम क्या क्या चीज़ प्रिपेयर करते हैं, बताओ हम उसमें कैश बुक बनाते हैं, हाँ या ना। अच्छा एक बात और, स्पेशल पर्पस बुक का तीसरा नाम भी होता है जिसको हम डे बुक भी कहते हैं, डे बुक, ठीक है। इसके अंदर हम क्या बनाते हैं कैश बुक के अलावा, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, हाँ या ना, बनाते हो ना बच्चे आप। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरी कैश बुक है
वो सब्सिडरी बुक्स का पार्ट है, यानी कि वो अकाउंटिंग का पहला स्टेप है, रिकॉर्डिंग करना। सब्सिडरी बुक्स इज़ अ पार्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, जर्नल का पार्ट है बच्चे। कैश बुक इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नल, जबकि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ या ना? और एक बात और, अगर आपको 11th की थोड़ी बहुत बातें याद हो तो जो स्पेशल पर्पस बुक है डेली बेसिस पर बनती हैं बच्चे, इसमें हम डेली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए इसको हम डे बुक के नाम से भी जानते हैं। डेली बेसिस पर ट्रांजैक्शन करते हैं हम इसके अंदर। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे ये बताओ कि हर महीने आपने कितना रेंट पे, प्लीज़ सुनना मेरी बात, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपने हर महीने कितना रेंट पे करा, तो मुझे कहाँ से पता चलेगा? वो मुझे पता चलेगा कैश बुक से। मैं कैश बुक फाइंड आउट करूँगा, वहाँ मुझे पता चलेगा कि हर महीने मैंने कितना कितना रेंट पे करा है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूँ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, पेमेंट साइड पे, तो पेमेंट साइड पर आपको डेली बेसिस या हर महीने का रेंट नहीं दे रखा होता, वो दे रखा होता पूरे साल का इकट्ठा समरी फॉर्म में। मेरी बात समझ आ रही है? समरी फॉर्म में दिया होता है। अब जैसे मैं ये कहता हूँ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मैंने बनाया, मैंने यहाँ लिखा रेंट 5 लाख रुपये, तो आपको क्या लगता है, क्या ये 5 लाख रुपये का रेंट एक महीने का रेंट है या पूरे साल का रेंट है? ये पूरे साल का रेंट है बच्चे। मेरी बात समझ आ रही है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक को बेस लेकर बनाया जाता है। कैश बुक के अंदर हम लोग डेली बेसिस पर ट्रांजैक्शन करते हैं। डेली बेसिस पर मेरे पास कितना कैश आया, कितना कैश गया, वो कैश बुक में रिकॉर्ड होता है, ठीक है ना। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होता है? समरी। अब सैलरी है, अब मैं हर महीने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करता हूँ, तो वो रिकॉर्डिंग कहाँ जाएगी? कैश बुक में। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूँ यार आप मुझे डेली बेसिस पर मत बताओ, आई मीन टू से कि मंथली बेसिस पर मत बताओ, मुझे ईयरली बता दो कि आपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी कितनी पे करी, तो वो मुझे कहाँ से पता चल जाएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर हम समरी फॉर्म में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। पूरे साल में कितना रेंट पे करा इकट्ठा दिखा दो, पूरे साल में मैंने कितनी सैलरी पे करी वो बताओ, पूरे साल में मैंने कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव करा वो बताओ, पूरे साल में मैंने कितना डोनेशन रिसीव करा वो बताओ। मेरी बात समझ आ रही है? और कैश बुक के अंदर हम डेली बेसिस पर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। डे बुक भी बोला जाता है, डेट वाइज रिकॉर्डिंग होती है। कैश बुक के अंदर डेट वाइज रिकॉर्डिंग होती है। समझ आई यहाँ तक बात? तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चे। कैश बुक के अंदर हम डेट वेट का कॉलम भी बनाते हैं, लेजर फोलियो का कॉलम भी बनाते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एज सच कोई कॉलम नहीं होता, सिर्फ पर्टिकुलर अमाउंट, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, टी शेप फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक के अंदर। तो मैं आपको एक बार बुक से भी पढ़ा देता हूँ, और कुछ बात होगी तो मैं आपको बुक से भी समझा देता हूँ। ये रहा, ये देखो आप, डिफरेंस बिटवीन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक। तो सबसे पहले बेसिस की अगर मैं बात करूं तो बच्चे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इट इज़ अ समरी ऑफ कैश बुक एंड इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कैश बुक। ये किसको बेस लेके बनाया जाता है बच्चे? कैश बुक को बेस लेके बनाया जाता है ना। और कैश बुक में इट रिकॉर्ड्स ईच ट्रांजैक्शन, ईच मतलब हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। डेली बेसिस पर जितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं हम हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में। तो कैश बुक का साइज़ ना बहुत बल्कि हो जाता है, तो इसलिए हम कैश बुक को रेफ़र नहीं करते, हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं समरी फॉर्म में। फाइनल अकाउंट्स हमेशा समरी फॉर्म में ही बनते हैं। सेकंड पार्ट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। साल के एंड पे बनता है, तो उसमें पूरे साल की ट्रांजैक्शन आती है। और जो कैश बुक होता है बच्चे वो डेली बेसिस पर बनती है, ठीक है ना। डेट, ट्रांजैक्शंस आर नॉट शोन डेट वाइज, बताया ना मैंने भी आपको। और कैश बुक के अंदर हम डेट वाइज डाटा को रिकॉर्ड करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन बनाता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और कैश बुक कौन बनाता है? सब, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो। साइड की अगर मैं बात करूँ तो दोनों साइड होती हैं इसमें, एक रिसिप्ट साइड होती है और एक पेमेंट साइड। और कैश बुक में क्या होता है, अगर आपको ध्यान हो, डेबिट और क्रेडिट होता, तो इसमें भी डेबिट क्रेडिट है, लेकिन हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं बच्चे? रिसिप्ट और पेमेंट। लेकिन कैश बुक में हम एज सच कोई वर्ड यूज़ नहीं करते। हम कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं? हाँ जी, हम कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं बच्चे? पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट। साइड की अगर मैं बात करूँ तो ये हो गया। लेजर फोलियो का कॉलम रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं होता, कैश बुक में होता है, क्योंकि वो जर्नल का पार्ट होता है बच्चे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है बच्चे, ये थोड़ा सा डिफरेंस है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में।
चलो एक पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ। कभी कभार ना क्वेश्चन में ये चीज़ पूछ लेते हैं बच्चे कि आप मुझे ये बताओ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करके बनाया जाता है। तो ये बात तो मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताई थी कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो कैश बेसिस पर फॉलो किया जाता है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के रूल्स को फॉलो करते हुए हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और इसका जो नेचर है, बेसिस क्या है अकाउंटिंग करने का, कैश बेसिस। और बच्चे जो इसका नेचर है वो नेचर है रियल अकाउंट। ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। तो इसका नेचर क्या है बच्चे, रियल अकाउंट। और दूसरी तरफ अगर मैं आपसे बात करूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, तो इसका बेसिस क्या रहता है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये 11th में भी बताई हुई है बातें, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्योंकि इसका दूसरा नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्ड कौन यूज़ करता है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन यूज़ करता है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और इसका नेचर क्या है बच्चे, इसका अच्छा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का दूसरा नाम भी है ड्यू बेसिस, ठीक है, या मर्केंटाइल बेसिस। ठीक है। और इसका नेचर है नॉमिनल अकाउंट। क्योंकि हम नॉमिनल अकाउंट में क्या दिखाते हैं, नॉमिनल अकाउंट किसको कहते हैं बच्चे, वो खाते जो इनकम और एक्सपेंस के होते हैं, तो उसको हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, है ना। रियल अकाउंट एसेट के खाते होते हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो बैलेंस बचता है वो एसेट ही तो होती है मेरी, तो रियल अकाउंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। सो आई होप आपको समझ आई हो बच्चे। तो फाइनली हमारा यहाँ चैप्टर कंप्लीट होता है। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है, मोस्ट वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप पे आप मेरे से डाउट पूछ लेना, नंबर मेरा आपके पास हो गई 9818882548। आप मुझे व्हाट्सएप करके भी डाउट पूछ लेना, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कोई भी दिक्कत आती है। ठीक है। अब हम पार्टनरशिप का टॉपिक अपना शुरू करेंगे।